हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त? आज की जो कक्षा है हमारी वो क्रिया की दूसरी कक्षा है। ठीक है। अकर्मक क्रिया को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया को। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, आप लोग समझेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं प्यारे दोस्त अपनी सकर्मक क्रिया को। कर्म के आधार पर हमारा चल रहा था, तो अब हम पढ़ेंगे आज सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब अगर मैं सकर्मक क्रिया की बात करता हूं तो इसकी परिभाषा आप लोगों की होगी क्या? जिस क्रिया का प्रभाव जिस क्रिया का प्रभाव जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर कर्म पर पड़ता है कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सकर्मक क्रिया की, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इसमें कर्म की आवश्यकता आपको होगी। क्या बनेगी? इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म की कर्म की आवश्यकता इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। और हम इसमें क्रिया से पहले जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उस क्रिया से पहले क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान लेते हैं। ठीक है। क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान लेते हैं और इसमें कर्म की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं मैथिली मैथिली पढ़ रही है। पढ़ रही है। तो भैया मैथिली पढ़ रही है, यहां पढ़ना अपने आप में सकर्मक क्रिया होगी, है ना। रीना रीना खाना खाना खा रही है। रीना खाना खा रही है। ये हो जाएगा मेरे दोस्त। या मैं कह दूं आप लोगों से, अब है अब है फुटबॉल अब है फुटबॉल खेल रहा है। खेल रहा है। ठीक है। बालक बालक पुस्तकालय में बालक पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहे हैं। चाहे पढ़ते हैं कर दो। बालक पुस्तकालय में पढ़ते हैं ऐसे कर दो। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से, रीता रीता फूल तोड़ती है। फूल तोड़ती है। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है। इसमें सब में कर्म है। बालिका निबंध लिखती है। बालिका निबंध बालिका निबंध
लिखती है, बालिका निबंध लिखती है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं। मैं गेहूं पिसवाता हूं। ठीक है। गेहूं क्या है? यहाँ कर्म है। रमेश गाना गा रहा है, गाना क्या है? वो भी कर्म है। अब देखो इनमें सब में कर्म क्या है? यहाँ गेहूं पिसवाना, यहाँ निबंध लिखना, यहाँ गीत गाना, यहाँ पढ़ना, यहाँ खाना खाना, यहाँ फुटबॉल खेलना, यहाँ पुस्तकालय में पुस्तक को पढ़ना, यहाँ रात्रिता का फूल तोड़ना। ये सब क्या है मेरे दोस्त? आपका ये हो जाएगा आप लोगों का सकर्मक क्रिया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात कि मैथिली पुस्तक पढ़ती है तब होता सकर्मक, इसमें मैथिली पढ़ रही है ये अकर्मक है। अरे भैया, यहां पर कर्म छिपा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पर। पढ़ना अपने आप में खुद सकर्मक क्रिया है। पढ़ना अपने आप में खुद ही सकर्मक क्रिया है, ऐसे मत सोचो। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती, एक होती एक कर्मक, एक होती द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैथिली पुस्तक पढ़ रही है तब भी सकर्मक है। अगर मैं इसको लिखता हूं मैथिली पढ़ रही है तब भी सकर्मक है, क्योंकि ये पढ़ना लिखना ये सब अपने आप में सकर्मक क्रिया होती हैं। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? यहां पर क्या पढ़ रही है, इसमें कर्म छिपा हुआ है, लेकिन इसको जो जाना जा रहा है वो पढ़ना क्रिया से जाना जा रहा है, क्योंकि पढ़ना अपने आप में सकर्मक क्रिया है। यह बात का ध्यान रखना। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, चलना ये सब अपने आप में अकर्मक है ना, लेकिन इसी प्रकार से लिखना, पढ़ना, है ना, ये सब क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई नहीं? ऐसा मत सोच लो कि इसमें ऐसा है तो ऐसा ना होने का, अन पुस्तक आना चाहिए था। यही बात की गलती हो जाती है, ध्यान रखना, ऐसे ही गलती हो जाती है इसी बात को। ठीक है। आगे देखो। इसके बाद सकर्मक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक और एक होती है सकर्मक। एक हो जाएगी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब बात आ रही है एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? गुरुजी एनर्जी डाउन है, ज्यादा बुखार है मेरे दोस्त, इसीलिए एनर्जी डाउन दिख रही। मैंने कहा यहां पर एक कर्मक का मतलब होता है जिन क्रियाओं में एक कर्म का बोध होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? तरेपन लगाना पिंकी। अब मैंने कहा है एक कर्म, एक कर्म का बोध हो जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध हो, एक कर्म का बोध हो, उसको कहते हैं।
क्लियर है प्यारे दोस्त? एक कर्मक क्रिया का बोध है यहां पर, ठीक है। किसका बोध है? चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहां आकाश जो है वो अपने आप में आधार का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा? आधार का बोध करा रहा है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। चलिएगा, तो टॉयलेट टॉयलेट आ रहा था बहुत तेज, टॉयलेट करने गया था। चलिए, मैंने कहा जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म का बोध होता है। अब आप कहोगे एक कर्म का बोध कैसे होगा? जैसे अभी अभी मैंने उदाहरण बताया है, जैसे यहां पर अभी अभी मैंने उदाहरण बताया, एक कौन सा उदाहरण बताया है? मैंने कहा गीता गीता गाना, गीता गाना गा गा रही है, गीता गाना गा रही है। तो यहां जो है मेरे दोस्त, गाना जो है वो अपने आप में एक क्या है? एक कर्म का बोध कराएगा। गाना जो है वो किसका बोध कराएगा मेरे दोस्त? एक कर्म का बोध करा रहा, एक कर्म का बोध हो रहा है, इस वाली बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं कह दूं हिमेश, मैं कह दूं हिमेश, हिमेश हिमेश फिल्म, हिमेश फिल्म देख रहा है, फिल्म देख रहा है, हिमेश फिल्म देख रहा है। इसमें याद आ गई बात कितनी, ठीक है। मैथिली पढ़ रही है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, मैथिली पढ़ रही है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। मैं कह दूं प्रदीप खाना, प्रदीप खाना खाना खा रहा है, खा रहा है, ये भी मेरे दोस्त किस में आएगा? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। हिमेश फिल्म देख रहा है और खाना खा रहा है। चलिए आगे देखो, एक उदाहरण ये भी आता है, जैसे मैं कह दूं नौकरानी, नौकरानी झाड़ू, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो झाड़ू किसका बोध कराती है? एक कर्म का। झाड़ू किसका बोध कराती है? एक कर्म का, ठीक है। अब देखिएगा आगे, इनमें सब में एक कर्म का बोध है। दूसरा जो है आप लोगों का एक ये आता है द्विकर्मक, दूसरा जो आता है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब देखो द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं में, जिन क्रियाओं में, जिन क्रियाओं में एक साथ, जिन क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, एक साथ दो 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 कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा आप लोगों से बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा इसमें दो कर्म का बोध होगा, उसमें एक कर्म का बोध होगा, उसी को ही द्विकर्मक और उसको एक कर्मक कहते हैं। अब दो कर्म में कैसे बोध होगा? जैसे आप लोगों को उदाहरण आता है, मैं कह दूंगा आप लोगों से क्या, श्याम ने, श्याम ने, श्याम ने रमेश को, श्याम ने रमेश को, रमेश को गणित
गणित पढ़ाया। श्याम ने रमेश को गणित पढ़ाया। मैथिली पढ़ रही है, इसमें कर्म छिपा हुआ है। इसमें कर्म क्या है? छिपा हुआ। पढ़ना अपने आप को कर्म को दर्शाता, लेकिन कर्म जो है वो छिपा हुआ है इसमें। पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, वो सब आपका कर्म होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना मेरे दोस्त? श्याम ने रमेश को गणित पढ़ाया, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, छात्र ने अध्यापिका को छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। कॉपी दिखाई, ये हो गए। कॉपी दिखाई किसको? अध्यापिका को। ठीक है, या मैं कह दूं हमने हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा। एक उदाहरण यह है, श्याम ने रवि को थप्पड़ मारा। श्याम ने किसको मारा? थप्पड़ मारा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आगे आता है मेरे दोस्त, ये तो थी आपकी द्विकर्मक। अब आप कहोगे इसमें दो कर्म कहां कहां से है? देखो, एक कर्म तो है रमेश को क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। एक कर्म है अध्यापिका को और क्या दिखाई? कॉपी। एक कर्म है मोहन से क्या खरीदा? मकान। किसको? रवि को क्या मारा? थप्पड़। इसको क्या और क्या, इसको जो है हम किसको से और क्या से, इसको हम किसको से और क्या से संबोधित करते हैं? किसको से और क्या से संबोधित करते हैं? यह होता है द्विकर्मक क्रिया। यह होता है द्विकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल एकदम बेहतरीन, जानदार, शानदार। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, बिल्कुल सही बात है। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई कहरा वाली बात नहीं है, कह दोरा वाली बात नहीं है, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद आता है आपका प्रयोग के आधार पर। क्या आता है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं आप लोगों से, वो होगा आप लोगों का संयुक्त क्रिया। आप कहोगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं? ठीक है, अब संयुक्त क्रिया की अगर मैं बात करता हूं, ये परिभाषा क्या होगी आप लोगों की? नहीं, विकल्प में आप लोगों को दोनों में से एक आएगा, या तो द्विकर्मक आएगा या एक कर्मक आएगा। और अगर द्विकर्मक और एक कर्मक दोनों में से कोई ना आए ना, तब आप लोगों को फिर सकर्मक आएगा, फिर सकर्मक उदाहरण में आएगा। यह बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर सकर्मक आ जाएगा, यह बात का ध्यान रखना। मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, कुल टोटल योग इसके 8 होते हैं। अब इन टोटल 8 के 8 योगों को ध्यान में रखना है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, मैंने कहा जब कोई
क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद मैं कह दूंगा अर्थ के आधार पर इसकी संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके उदाहरण लिख लो। जैसे मैं कह दूं रमेश खाने लगा, रमेश खाने लगा, एक खाना और एक क्या हो जाएगा? लगना, एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, या मैं कह दूं पिताजी ने प्रसाद बांट दिया, प्रसाद बांट दिया। ठीक है, वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, होना और लगना। ठीक है, या मैं कह दूं घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया, मंदिर में घंटा बज गया, क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। यहां देखिएगा, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 8 भेद होते हैं, सॉरी 11 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 8 भेद होते हैं। 8 कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, सॉरी 11 भेद होते हैं। अब 11 भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। मैंने कहा आप लोगों से, ठीक है, प्रकार के सवाल पेपर में कभी नहीं आते, आ जाता है सुनील, कभी कभी आ जाता है मेरे दोस्त। देखो, प्रकार का सवाल आ जाता है, कभी कभी आ जाता वीर, कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। प्रकार अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, सॉरी 11 होते हैं। जैसे आरंभ बोधक हो जाएगा आप लोगों का, आरंभ बोधक हो जाएगा। ठीक है, आरंभ बोधक में किसको बोलेंगे हम? आरंभ बोधक बोलते हैं हम किसको? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। क्या हो जाएगा? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आरंभ होने का बोध होता है, बोध होता है। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूं हितेश खाने लगा, हितेश खाने लगा, या ऐसे कह दो हितेश खेलने लगा, हितेश खेलने लगा। ये आरंभ होने का बोध हो गया। ये किसका हो गया? सबके उदाहरण कराता चलूंगा, चिंता मत करो। ये हितेश खेलने लगा, किसका बोध हो गया? आरंभ बोधक का बोध हो गया। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से
वह बैठे बैठे सोने लगा। वह बैठे 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 सोने सोने लगा। वह बैठे बैठे सोने लगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? आरंभ बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? आरंभ बोधक हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? समाप्ति बोधक। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का समाप्ति बोधक। अब समाप्ति बोधक किसे कहते हैं? इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। क्या होगा? इससे इससे क्रिया के इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। संपन्न होने का संपन्न होने का बोध होता है। बोध होता है। इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। आगे जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, समाप्ति का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं छात्र कक्षा में जा चुके हैं। छात्र कक्षा में जा चुके हैं। छात्र कक्षा में जा चुके हैं। किसका बोध करा रहा है? समाप्ति का। या मैं कह दूं हेमा हेमा नहा चुकी है। नहा चुकी है। किसका बोध कराएगा आपका? समाप्ति का। किसका बोध कराएगा आपका? समाप्ति का। इतनी बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। ये अर्थ के आधार पर मेरे दोस्त आप लोगों के 11 भेद होते हैं। भाई आकाश, भाई सबका चल रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? क्या दिक्कत है इसमें? सारी चीजें आप लोगों को करा के चल रहा हूं। ठीक है, डीप लेकर के चल रहा हूं। ठीक। आगे 3 नंबर आता है आपका अवकाश बोधक। क्या आता है? अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। अवकाश बोधक किसे कहेंगे मेरे दोस्त? हम अवकाश बोधक बोलेंगे जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। जहां जहां कार्य को जहां कार्य को संपन्न करने में जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। अंतराल अंतराल का बोध हो। जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो, उसे कहते हैं अवकाश बोधक। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, क्या कि माला सो न पाई। माला माला सो न पाई। सो न पाई। ये अंतराल का बोध है। कार्य को संपन्न करने में अंतराल, अंतराल बोलते हैं एक प्रकार से अवकाश को। अवकाश को बोध कराता, जो बीच में गैप करा देता, ऐसे कह देंगे, है ना? जैसे मैं कह दूं लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। युद्ध को नहीं जीत पाया। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर। 4 नंबर बोलेंगे अनुमति बोधक। अनुमति बोधक। अनुमति बोधक किसका बोध कराता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अनुमति। ये बोध कराता इससे कार्य के किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। इससे इससे कार्य के किए जाने की ठीक है, मैंने कहा इससे कार्य के किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। अनुमति दिए जाने का
बोध बोध होता है, बोध होता है, दिए जाने का बोध होता है, उसे कहते हैं अनुमति बोधक। अब अनुमति को उदाहरण के तौर पर मैं कह दूंगा आप लोगों से, जैसे मैं कह दूं राधिका को, राधिका को जाने दो, अनुमति हो गई ये, राधिका को जाने दो, अनुमति हो गई। या सीमा को बोलने दो, सीमा को बोलने दो। पांचवा, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, ठीक है, इसको दर्शाते हैं नित्यता बोधक को। नित्यता बोधक किसे बोलते हैं? नित्यता, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, इससे कार्य की, कार्य की निरंतरता का बोध होता है, इससे कार्य की निरंतरता, निरंतरता का बोध होता है, बोध होता है, ठीक है। अब नित्यता का बोध हो रहा, अब नित्यता में कैसे होता है? जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, वो हो जाएगा आप लोगों का नित्यता बोधक। नदी, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? आपका नित्यता का, नित्यता का। या मैं कह दूं रवि गाना, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, भैया कार्य जारी है, कार्य समाप्त नहीं हो रहा है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? नहीं, अगर इसमें से अगर कोई उदाहरण पूछेगा तो वो उदाहरण आपको किसके आधार पर देगा? प्रयोग के आधार पर देगा। अगर कर्म के आधार पर पूछेगा तो ऊपर लिखेगा कर्म के आधार पर रचना बताओ, वो बताओ क्रिया बताओ। अगर कर्म के आधार पर पूछेगा तो कर्म के आधार पर लिखेगा, और अगर रचना के आधार पर पूछेगा तो रचना के, उसके प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो प्रयोग के आधार पर पूछेगा, बताएगा आप लोगों से, ठीक है। अगर बात करता हूं आप लोगों से 6 नंबर पर, 6 नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, ठीक है। अब आवश्यकता बोधक किसे कहेंगे मेरे दोस्त? इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। क्या होगा? इससे, इससे कार्य की, कार्य की आवश्यकता, इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, का बोध होता है। इससे क्या होगा मेरे दोस्त? कार्य की आवश्यकता का बोध होगा। अब आप कहोगे आवश्यकता कैसे होगी? ये देखिएगा उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूंगा मोहन को इस काम को, मोहन को इस काम को जल्दी करना चाहिए, आवश्यकता है। मोहन को, मोहन को इस कार्य को जल्दी करना चाहिए, इस कार्य को जल्दी करना चाहिए,
जल्दी करना चाहिए। ठीक है। या मैं कह दूं मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है। मुझे रविवार को भी ऑफिस मुझे रविवार को भी ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है। आगे देखो 7 नंबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, निश्चय बोधक। क्या हो जाएगा आप लोगों का, निश्चय बोधक। ठीक। उदाहरण क्या है, इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। इससे इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। जैसे उदाहरण बोलूंगा मैं, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। तो मैं तू तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, उसको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, इच्छा बोधक। इच्छा बोधक। अब इच्छा बोधक किसे कहते हैं, इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इससे कार्य करने की कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इससे कार्य करने की किसका बोध होता है, इच्छा का बोध होता है। अब इच्छा बोधक में क्या आएगा, जैसे मैं कह दूं वह घर जाना चाहता है। वह घर जाना चाहता है। वह घर जाना चाहता है। ये क्या हो जाएगा आपका इच्छा बोधक। मैं सोना चाहता हूं। अब मैं पढ़ना चाहता हूं या सोना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। ये किसको दर्शाएगा, ये इच्छा को दर्शाएगा। किसका बोध कराएगा, इच्छा को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्त। ठीक है। संपन्न को ही समाप्ति बोलते हैं। संपन्न करना अर्थात समाप्ति करना। संपन्न करना अर्थात समाप्ति करने को ही कहते हैं। ठीक है। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का 9 नंबर अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक किसको बोलेंगे, इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। क्या होगा, इससे इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होगा। अभ्यास का बोध होता है। बोध होता है। इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं करूं तो प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, जैसे रमेश जैसे मैं कह दूं रमेश
रमेश खेला करता है। रमेश खेला करता है। खेला करता है। या मैं कह दूं आप लोगों से, वह सोता रहता है। वह सोता रहता है। यह अभ्यास का बोध है। या सोने की जगह पढ़ता कर दो, वह पढ़ता रहता है। पढ़ने का अभ्यास। वह पढ़ता रहता है। ये पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा आपका। पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। 8, 9, 10। शक्तिबोधक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शक्तिबोधक। आप कहोगे शक्तिबोधक क्या है? शक्तिबोधक बोलेंगे इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का पता चलता है। इससे इससे क्रिया करने की इससे क्रिया करने की शक्ति के शक्ति के भाव का बोध होता है। शक्ति के भाव का बोध होता है। इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है। अब शक्ति बोधक में कैसे बनेगा? मैं भी मैं भी कविता लिख सकता हूं। मैं भी कविता मैं भी कविता लिख सकता हूं। मैं भी कविता लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात? रमेश खेला करता है, यह अभ्यास है। तबीयत तो नहीं है, बिल्कुल नासाज है एकदम। शरीर तप रहा मेरे दोस्त। सही है। सही है प्यारे दोस्त। ये भी सही है। वह पढ़ता रहता है का मतलब है कि वह निरंतर अभ्यास करता रहता है, पढ़ने का अभ्यास करता है, उसको दर्शाता है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर ही उदाहरण हैं जो मैं दे रहा हूं। ठीक है। जैसे मैं कह दूं रवि रवि भी बोल सकता है। रवि भी बोल सकता है। किसका बोध कराएगा? शक्ति का। किसका बोध कराएगा? शक्ति का। और एक और आता है प्यारे दोस्त 11 नंबर, पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त बोधक। अब पुनरुक्त बोधक में क्या आएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? जो जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है। जब दो समर्थक जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली समान ध्वनि वाली क्रियाओं का
क्रियाओं का योग बनता है, योग बनता है। जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि गीता विद्यालय आया जाया करती है, आया जाया, गीता विद्यालय आया जाया करती है, गीता विद्यालय आया जाया करती है। या मैं कह दूं मुकेश मुकेश पढ़ाई लिखाई करता है। मैंने कहा पुनरुक्त क्रिया के रूप में आएगा, पढ़ाई लिखाई करता है। तो एक साथ पुनरुक्त के रूप में आया जाया। दो समर्थक या समान ध्वनियों वाली क्रियाओं का योग बनता है। जैसे मैं कह दूं विनेश, विनेश, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। विनेश, ये दिया ना समान ध्वनि, धीरे धीरे चलता है, ये पुनरुक्ति का बोध कराएगा। धीरे धीरे चलता है, तो ये किसका बोध कराएगा? पुनरुक्ति का। बात ही खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इसमें वह पढ़ाई करता है कर दोगे इसको, वह पढ़ाई करता है, अभ्यास, अभ्यास में कर दो, वह पढ़ाई करता है। वह पढ़ाई करता है, इसको कह देंगे आप, इसको कह देंगे मेरे दोस्त। नहीं, दोनों में अंतर है, ध्यान रखो, थोड़ा सा बारीकी से अंतर है। अभ्यास में और किसमें? निरंतरता में। निरंतरता में काम के जारी रहने का बोध होता हमेशा, लेकिन अभ्यास में अभ्यास का बोध होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई? अब देखो, जितना पढ़ा इसका रिवीजन कर देता हूं, बाकी यहां से आगे कल कर लेंगे। सकर्मक क्रिया पढ़ी थी हमने। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म की आवश्यकता, कर्म का बोध होगा। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म दिखाई देगा और द्विकर्मक में दो कर्म दिखाई देंगे, है ना। और संयुक्त क्रिया में एक साथ दो क्रियाओं का बोध होगा। संयुक्त क्रिया किसको बोलेंगे? जो एक साथ दो क्रियाओं का बोध मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। रमेश खाने लगा, बांट दिया प्रसाद, रेखांकित किया है मैंने मेरे दोस्तों। अब अर्थ के आधार पर 11 भेद इसके होते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है किसी भी तरीके से, तो 11 के 11 भेद आप लोगों के सामने हैं। ठीक है। एक और ये क्या हो जाएगा? आवश्यकता, निश्चय, इच्छा बोधक, शक्ति और पुनरुक्त और अभ्यास बोधक। ये आपके 11 के 11 भेद होते हैं। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया कल पढ़ाऊंगा, बाकी की क्रियाएं मेरे दोस्त कल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। एक बार दोबारा से इसका रिवाइज कर लेना जो विद्यार्थी बीच में जुड़े हैं। ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद।